नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीएस आईक्यू में। और आपने आसपास में ये ज़रूर सुना होगा कि आज अब राजस्थान की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें सीईटी लागू हो गया है। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ये अराइज हो चुके होंगे कि ये सीईटी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको राजस्थान में क्यों लाया गया है और ये किन किन भर्तियों पर लागू होगा, इसके एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी और हम कितनी बार सीईटी दे सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, सीईटी कितने प्रकार से होगा और सीईटी कौन लेगा और कौन सी संस्था इसको कैसे लेगी और सीईटी से हमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा। तो इन सब बातों को हम जानेंगे, सब बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद में जो कार्मिक विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इसको पढ़ लिया है, लेकिन इसको एक बार फिर देखेंगे ताकि कुछ छूट न जाए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका सबका जवाब आपको मिल जाए। हालांकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आए हैं और चूँकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं शायद वही आपके दिमाग में भी आए होंगे। तो जहाँ तक पॉसिबल है मैंने इस नोटिफिकेशन से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं और उनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सीईटी क्या है। तो सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तथा समान पात्रता परीक्षा। अर्थात इसको आप ऐसे समझो जैसे सभी जितने भी एग्ज़ाम होते थे राजस्थान में, पहले अलग अलग एग्ज़ाम होते थे तो सबके लिए एक प्री का एग्ज़ाम होता था, ठीक है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा सीईटी और इसके आधार पर आपको मेंस के लिए पात्र समझा जाएगा इसके नंबर्स के आधार पे। और ये कितने प्रकार का होगा ये हम आगे देख लेंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे 2 प्रकार से होगा और उसके अंकों के आधार पर आपको अगर मेंस के लिए पात्र माना जाएगा। जैसे कोई वैकेंसी निकलेगी तो बोलेगी जिसके सीईटी में 60% नंबर हैं वो इसके लिए आवेदन कर दीजिए, या फिर जिसके 70 से ऊपर हैं वो इसके लिए आवेदन कर दीजिए, तो वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों आई है, ठीक है। तो अगर हम आवश्यकता की अगर हम बात करें तो देखो, राजस्थान के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे अधीनस्थ एवं जो मंत्रालय संबंधित जो भी भर्ती संबंधी जो कार्य होते हैं वो कौन करता है, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड करता है, ठीक है। तो और जो कुछ अधीनस्थ जो कुछ पद होते हैं उनके लिए आरपीएससी, अधीनस्थ जो पद होते हैं उनके लिए कभी कभी आरपीएससी भी एग्ज़ाम करवा देती है और कुछ अन्य संस्थाएं भी एग्ज़ाम करवाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अभ्यर्थी होता है, जो आवेदन करता है, उसको सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक तो अलग अलग आवेदन करना पड़ता है, दूसरा सभी एग्ज़ाम्स का सेंटर अलग अलग जगह आता है, अलग अलग बार फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वहाँ पर वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो बस का किराया वगैरह लगता है, फीस लगती है, ठीक है। तो इसमें उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और जो संस्थाएँ हैं उनको भी क्या है कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो अलग अलग से फॉर्म भरवाती है, फिर उनको अलग अलग सेंटर देने पड़ते हैं, वहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी लगवाती है, अलग अलग से पेपर बनवाने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो इसमें काफ़ी पैसा और समय खर्च हो जाता है। तो इस पैसे और समय को बचाने के लिए, ठीक है, कार्मिक विभाग ने, जो राज्य सरकार है उसने ये निर्णय लिया है कि जो भी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं की जो गैर तकनीकी मतलब नॉन टेक्निकल पदों के लिए जो भर्तियाँ होती हैं उनके लिए एक ही एग्ज़ाम करवाया जाए और वो है सीईटी, मतलब समान पात्रता परीक्षा, एक ही परीक्षा करवाई जाए ताकि समय और धन की बचत हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किन किन भर्तियों पर यह सीईटी जो है वो लागू होगा। तो ये जो सीईटी है वो उन वैकेंसियों पर लागू होगा जिनकी घोषणा अब होगी, मतलब जिनके लिए अब विज्ञप्ति जारी होगी। जो पहले से जो वैकेंसियाँ विज्ञापित हैं, मतलब जो पहले से विज्ञापित भर्तियाँ हैं और उनके या फिर जो भर्तियाँ हैं जो प्रक्रियाधीन हैं उन पर ये जो सीईटी है वो लागू नहीं होगा। अगर बात करें आप पटवारी के एग्ज़ाम की, तो पटवारी पर सीईटी लागू नहीं होगा। हालांकि इसके फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, लेकिन जो फॉर्म हो रहे हैं वो केवल ईडब्ल्यूएस के लिए हो रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए नहीं हो रहे हैं। तो पटवारी की वैकेंसी में ये सीईटी जो है वो लागू नहीं होगा। अब बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एग्ज़ाम कितनी बार होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो साल में एक बार होगा। साल में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपका एग्ज़ाम करवाएगा साल में एक बार। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और अब बात कर
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष तक रहेगी। मतलब अगर आप एक बार CET का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके जो नंबर्स हैं उनकी जो वैलिडिटी है, अंकों की जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष तक रहेगी। मतलब 3 वर्ष तक आप किसी जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए पात्र हैं। हालांकि 3 वर्ष में आप अपनी जो CET की परीक्षा है उसको बार बार देकर अपना रैंक सुधार सकते हैं, ठीक है। और जो अच्छे नंबर, जिस प्रयास में आपके अच्छे नंबर आएंगे वही उसके लिए पात्र माने जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कितनी बार CET दे सकते हैं। तो CET का कोई भी अटैम्प्ट फिक्स नहीं है, ये आप कितनी भी बार दे सकते हो। हालांकि इसमें एक एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट तक आप बार बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप अपनी रैंक को भी सुधार सकते हैं। और जितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं उतना आप इसमें जितना अच्छा स्कोर करेंगे, जो लास्ट जिसका अच्छा स्कोर होगा उस परीक्षा के जो अंक हैं वो आपके माने जाएंगे, ठीक है। अब इसका बात करें तो सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है। और अब बात करते हैं CET के कितने प्रकार से होगा। तो CET 2 प्रकार से होगा। एक तो ये होगा ग्रेजुएशन लेवल पे और दूसरा होगा 12th लेवल पे, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए आपको अलग से CET देना पड़ेगा और जो 12th लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए आपको अलग से CET देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं CET कौन लेगा। तो अगर CET कौन लेगा इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो विशेष प्रकोष्ठ का गठन करेगा। सबसे पहले इसको नियमित रूप से लेने के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन करेगा कौन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और इसका जो प्रभारी होगा वो होगा RS का जो वरिष्ठ अधिकारी है वो उसका होगा और वो सीधा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। अब अगर हम बात करें CET का आयोजन कैसे करेगा, तो CET के अंतर्गत सबसे पहले तो इन्होंने एक प्रकोष्ठ बनाया, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने बना दिया प्रकोष्ठ। और प्रकोष्ठ के 3 भाग होंगे, मतलब 3 इसके उपभाग होंगे। 3 उपभाग का मतलब है कि जो पहला जो भाग होगा वो केवल परीक्षा कंडक्ट करवाएगा, मतलब परीक्षा लेगा। और जो दूसरा जो भाग होगा वो क्या करेगा, अनुसंधान मतलब रिसर्च करेगा और प्रश्न बनाएगा, प्रश्न सामग्री का विकास करेगा। और तीसरा जो भाग होगा वो करेगा समन्वय, ठीक है। तो इसके 3 भाग होंगे। इस प्रकार से ये CTET लिया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और इसके ये 3 भाग होंगे, जो एक परीक्षा करवाएगा, एक पेपर तैयार करेगा और तीसरा इसमें समन्वय करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CET से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो फ़ायदा और नुकसान की अगर हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि 1 साल में CET करवाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या आप ये भी कह रहे हो कि हर साल भर्ती निकालेंगे, क्योंकि भर्ती आएगी 5 साल में एक बार, ठीक है। और 5 साल में भर्ती तो एक बार आएगी, लेकिन जो CET है वो 5 साल में हो जाएगा 5 बार, ठीक है। तो फिर से वही भीड़ हो जाएगी मेंस के लिए, समझ रहे हो। तो अगर लेकिन वैकेंसी हर साल आती है तो ये जो प्रक्रिया है बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होगी और इससे परीक्षाओं में काफ़ी मतलब समय की बचत होगी और धन की बचत भी होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन की दोबारा, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी एक जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं उनका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम एक बार नोटिफिकेशन को फिर से देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया हो तो अपन उसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक। अब नोटिफिकेशन को फिर से देख लेते हैं एक बार। हालांकि मैंने उसको देख लिया, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपको अगर कुछ छूट नहीं जाए तो उस तरह से हम एक बार उसको फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसका जो पहला पैराग्राफ है कि इसकी आवश्यकता क्यों आई है, जो सरकार ने बताया वही मैंने बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ प्रावधान हैं, सरकार ने इसके कुछ प्रावधान बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पहला प्रावधान की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जो CET है उसमें भाग लेना अनिवार्य है, ठीक है। आप इसको मतलब स्किप नहीं कर सकते। और जो CET में जो प्राप्त अंक हैं उसी के आधार पर किसी भर्ती के लिए पद के लिए आयोजित परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा, ठीक है। मतलब अभ्यर्थी CET का एग्ज़ाम देगा और उस पर जो अंक अर्जित करेगा उसी के आधार पर किसी भर्ती के लिए उसको योग्य माना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे में मैंने ये आपको बता दिया है कि जो समान पात्रता परीक्षा है CET है वो 2 बार होगी, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे और एक 12th लेवल पे एग्ज़ाम होगी। शैक्षणिक योग्यता 2 प्रकार से होगी। फिर बात करते हैं तीसरा। तो तीसरे में जो बताया गया है कि ये जो एग्ज़ाम है कौन लेगा और
मतलब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा और परीक्षा वर्ष में एक बार होगी। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, देख लिया उसमें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये भी हमने देख लिया है। फिर ये एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा और कौन लेगा, तो ये भी हमने देख लिया इसमें। फिर अब जो छठे नंबर का जो रूल है वो ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा के CET आयोजित करने के पश्चात जो नंबर हैं, जो अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा और इस परीक्षा हेतु कोई भी न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी भी पद विशेष की भर्ती के लिए समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। अर्थात इसमें जो है CET में कोई भी कट ऑफ नहीं होगी। आपको इस अंकों के आधार पर अलग अलग वैकेंसीज में, जैसे किसी ने 12th पास की वैकेंसी निकाली तो उसने कहा कि जिसके 60 नंबर से ज़्यादा अंक हैं वो इसके लिए आ जाओ। मान लो पटवारी की वैकेंसी निकली, उसने कहा कि जिसके CET में 70% नंबर हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मतलब CET के नंबरों के आधार पर आपसे आवेदन मांगे जाएंगे अलग अलग वैकेंसी के लिए। अब जो 7वें जो बात है वैलिडिटी क्या रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी, ये हमने देख लिया है। फिर अगर हम बात करें 8वें रूल की बात करें इसमें, तो 8वें रूल में कहा गया है कि कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये हमने देख लिया है कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर अगला जो रूल है 9 नंबर का है, उसमें क्या है कि समान पात्रता के जो मापदंड हैं उनमें आरक्षण लागू होगा। ठीक है, मतलब जो CET है उसमें आयु और जो अन्य आरक्षण की जो व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। तो 10 नंबर का जो इसमें जो प्रावधान किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। देखो जो CET है वो केवल एक पात्रता परीक्षा होगी। इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, CET के आधार पर आपका अंतिम चयन नहीं होगा। CET केवल और केवल एक पात्रता है, मतलब छटनी करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मेन एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसको हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे पहले कुछ समय पहले राजस्थान में RTET लगाया गया था। ठीक है, तो RTET के दौरान जो हुआ था उसी के आधार पर इसको देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो 11 नंबर का जो रूल है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इसमें क्या करेगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो क्या करेगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करने से क्या होगा कि आपको एक यूनिक पहचान नंबर मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आप किसी भी वैकेंसी का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, फिर से फीस देना, फिर से फॉर्म भरना, वो सब नहीं करना पड़ेगा। और ये जितनी भी वैकेंसीज़ होंगी राजस्थान की, जितनी भी वैकेंसीज होंगी, चाहे वो RPSC करवाए, चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाए, चाहे और कोई संस्था करवाए, तो उन सब के लिए ये लागू होगा। ठीक है, ये सभी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे तो आपको एक यूनिक ID मिलेगी। ये सभी जो संस्थाएं हैं सभी के फॉर्म के लिए अप्लाई होगा। अब बात करते हैं कि 12th नंबर के जो रूल है उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे नेक्स्ट में आ जाएगा। और 14 नंबर का जो रूल है उसमें लिखा हुआ है कि जो CET है वो पहले से विज्ञापित पदों की भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे। ठीक है, और 14 नंबर का जो रूल है वो ये और देख लो आप, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं जैसे बैंक है, बोर्ड निगम है, जो अन्य संस्थाएं हैं वो भी CET के नंबरों के आधार पर आपका चयन कर सकती हैं। अब आगे बात करते हैं, इसमें दे रखा है एक सूची दे रखी है कि ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स कौन से होंगे और 12th लेवल के एग्ज़ाम्स कौन से होंगे। तो इसमें देखिए आप ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं CET, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम है जिनके लिए CET होगा वो है, देखो जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र, वुमेन सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो और हॉस्टल। और जो 12th लेवल की जो वैकेंसीज होंगी जो CET होगा उसके लिए, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्ट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो पूरा विभाग का जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको पूरा स्टडी करके और उसका जो सार था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।